नमस्कार, मैं हूँ वार्तिका। आप हैं दुनिया तक के साथ और हमारे साथ हैं इस समय डॉक्टर देव किशोर गुप्ता, जो इन्फेक्शन डिजीज के एक्सपर्ट है। अभी फिलहाल जो कोरोना वायरस पिछले साल भर से पेंडेमिक आया है, ये देखने में आ रहा है कि बहुत तेजी से म्यूटेट कर रहा है और हाल ही में एक नई स्ट्रेन कहा जा रहा है कि ब्रिटेन से भारत आ गई है। और फिर इसके बाद में खबर तो ये भी है कि साउथ अफ्रीका में भी एक नया म्यूटेशन हुआ जो यूके पहुंच चुका है और इसके पूरी दुनिया में फैलने की संभावनाएं हैं। यूके का जो म्यूटेंट स्ट्रेन है वो 4-5 देशों में ऑलरेडी फैल चुका है। भारत में भी उसके कुछ 1-2 मामले देखने को मिले। तो ये वायरस का जो तेजी से म्यूटेशन है, ये कितनी खतरे की बात आपको लगती है? देखिए, आप ऐसे देखेंगे तो म्यूटेशन इज वेरी कॉमन विद इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, इवन चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है ना, उसका भी म्यूटेशंस होता है। सो दिस इज नथिंग न्यू, म्यूटेशंस हुआ है, अभी भी हो रहा है। सो दिस इज नेचुरल फॉर कोरोना वायरस। आगे ये देखना पड़ेगा जो ये जो म्यूटेशन हो रहा है ये कितना खतरनाक हो सकता है। लाइक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आगे से एक टेस्टिंग फेलियर हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है वैक्सीन एफिकेसी कम हो सकता है। तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि उनका कुछ मॉर्टेलिटी और इन्फेक्टिविटी बढ़ सकता है, जो जैसे हमने देखा है कि ब्रिटेन का जो स्ट्रेन है, सो दैट्स स्प्रेड 70% फास्टर। तो ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि वेदर देयर शुड नॉट बी एनी समथिंग वेरी फेटल एट्रीब्यूट्स टू द न्यू स्ट्रेन्स। अगर ये सब ठीक रहेगा तो बाकी तो ठीक है, म्यूटेशंस तो चलते ही रहेंगे ये। क्या कभी ऐसा देखने को मिला है कि इस तरीके के वायरस स्प्रेड के मामले में इन्फेक्शन रेट बढ़ते-बढ़ते मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाए? हाँ, इसका चांस तो है। देखिए, ग्लोबल डेटा आप देखेंगे तो इसका मॉर्टेलिटी रेट वेरीज बिटवीन 1 to 2% और 1.5 to 2%। ठीक है, पर इन्फेक्शन रेट ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, हमारे जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, उन लोगों का इन्फेक्शन भी ज्यादा होगा। सो दे आर वल्नरेबल। तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनेटली उनका मॉर्टेलिटी भी ज्यादा होने का चांस है। पर यूके का आप डेटा देखेंगे, एनएचएस का, उधर डेटा जो शो कर रहे हैं, so there is no increased sickness because of this trend. तो this is very clear as of now। बाद में अगर ज्यादा स्टडी करने के बाद, ट्रायल के बाद, शायद ये रिजल्ट चेंज हो सकता है। बट अब तक जो रिजल्ट मिला है उसके हिसाब से ये देखने को मिल रहा है कि इसका प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो रहा है। डेफिनेटली स्प्रेडिंग फास्टर, बट दिस इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू मॉर्टेलिटी। राइट। सर, आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है कि हर देश में अलग तरीके का म्यूटेशन हो रहा है। तो ये जो म्यूटेशन होता है किसी वायरस में, क्या वहाँ के जो लोकल एनवायरनमेंट का भी असर होता है उस पे, या फिर जो वहाँ पे पहले से मौजूद जो वायरस होते हैं, क्या उसके साथ मिलके कुछ नया म्यूटेशन होता है? या फिर पहले से मौजूद बीमारियों के साथ में मिलके म्यूटेशन करने से कोई नई भयंकर बीमारी पैदा हो सकती है? इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली। तो देखिए, म्यूटेशन क्यों होता है, इसका मल्टीफैक्टोरियल रीजंस हो सकता है। क्लियरली हमें नहीं पता है कि किसके लिए एग्जैक्टली म्यूटेशंस होता है। एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, यूवी रेज हो सकता है, कुछ कार्सिनोजेंस हो सकता है, इवन एंटीवायरल ड्रग्स के लिए भी म्यूटेशन होता है। वैक्सीन आने के बाद वैक्सीन के लिए सिलेक्शन प्रेशर के लिए म्यूटेशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक पेशेंट का बहुत काफी दिनों से इन्फेक्शन चल रहा है, उसका क्योर नहीं हो रहा है, उसका बॉडी में म्यूटेशन हो गया और सेम म्यूटेंट स्ट्रेन अभी एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट को इन्फेक्ट किया, उससे से एक नया एपिडेमिक पैंडेमिक फैल गया। सो ऐसे भी हो सकता है। सो देयर आर डिफरेंट रीजंस म्यूटेशन क्यों होता है। कभी कभी इसका कुछ रीजन मिलता भी नहीं। सो ऑटोमेटिकली वायरस रेप्लिकेशन के टाइम में कुछ जीन कॉपीज मिस हो जाता है। सो दैट्स नेचुरल फॉर द वायरस। सो इसके लिए भी म्यूटेशन हो जाता है नेचुरल। जो वैक्सीन्स हैं, जो अभी तक जिनकी बनने की तैयारी हो रही है या फिर जिनके बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दुनिया के अलग-अलग देशों में सारे साइंटिस्ट मिलके, तो वो वैक्सीन कहीं पे लगता है कि म्यूटेशन जितना तेजी से हो रहा है उसको कैच नहीं कर पाएगी। देखिए, ये डर तो पहले भी था, क्योंकि आप देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा वायरस का भी जो वैक्सीन होता है ना, तो ईयरली एक बार लेना पड़ता है, क्योंकि एवरी ईयर उसका नेचर चेंज होता है, म्यूटेशंस हो जाता है। तो अब ये कंपनीज जो है, दे हैव ऑलवेज स्टेटेड कि दे आल्सो डू नॉट नो कितना फ्रीक्वेंसी में, कितना इंटरवल में वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा। मे बी 3 months, मे बी 6 months, मे बी आफ्टर 1 year। तो ये क्लैरिटी फिलहाल हमारे पास नहीं है। पर आगे से जो देखना पड़ेगा, जो ये म्यूटेशन ज्यादा होने से कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अभी जो म्यूटेशन हो रहा है वो मतलब वो मैक्सिमम हो रहा है कि इस स्पाइक प्रोटीन जो है वायरस का, उसके ऊपर।
there are at least 20 types of different mutations in the spike protein. तो जो वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन्स को इन्वॉल्व करता है, तो उधर थोड़ा एप्रीहेंशन हो सकता है कि एफिकेसी थोड़ा रिड्यूस हो सकता है. सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी. हमारे पास पूरा जानकारी तो अभी भी नहीं है. सो आगे से ट्रायल के बाद, क्योंकि अभी फेज से ट्रायल चल रहा है, सो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद आफ्टर इंक्लूड मोड ऑफ म्यूटेंट स्ट्रेन्स, उसके बाद ही इसके इसके ऊपर पूरा क्लैरिटी मिलेगा. पर अभी ये बोल सकते हो कॉन्फिडेंट कि जो वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को बिल्कुल बाईपास करके काम करते हैं वो अनअफेक्टेड रहेगा. जो वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को इन्वॉल्व करके काम करता है, उधर एफिकेसी में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है. आप फिलहाल अभी कोलकाता से जुड़े हैं हमारे साथ में, वेस्ट बंगाल में या फिर अगर कहें कि ऑल ओवर द इंडिया की अगर हम बात करें कि भारत की या स्टेट वाइज कैसी तैयारी लगती है आपको टेस्टिंग एंड लैब फैसिलिटीज को लेके, या फिर जो वैक्सीन आने के बाद में जिस तरीके का एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन सप्लाई सिस्टम चाहिए होगा वैक्सीन का, उस पर आप को क्या लगता है कि क्या खाली अभी हम वैक्सीन के आने का ही इंतजार कर रहे हैं या फिर केवल उसी पे फोकस कर रहे हैं, या हमारी तैयारियां कहीं पूरी लगती हैं आपको, क्या हम तैयार हैं? हाँ, देखिए, जो है इंडिया का प्रिपेयरनेस फिलहाल काफी अच्छा ही रहा है. क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डेवलप कंट्री को आप देखिए, यूरोप, सो मेनी कंट्रीज हैव गॉन फॉर सीरीज ऑफ लॉकडाउन्स. तो राइट। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है. ठीक है. तो म्यूटेंट स्ट्रेन्स, सेकेंड बर्स्ट, सेकेंड सर्ज, थर्ड सर्ज, इतना इतना कुछ सर्ज हमने देख लिया इस सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज में. इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है. तो एक तो है डेफिनेटली इंडिया में बहुत सारी एनवायरमेंटल फैक्टर है, हमारा बॉडी ऐसे भी इम्यून था. तो ये सब रीजंस हो सकते हैं कि हमें इतना ज्यादा मॉर्टेलिटी नहीं हुआ लाइक इटली, लाइक इन यूएस. पर आगे से क्या होगा इसका क्लैरिटी हमें अभी नहीं है. तो बाद जी। में एज फार एज वैक्सीन आर कंसर्न, अभी जो है हमारे पास देखिए दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा. इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड द मास वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी नीडेड. क्योंकि पैंडेमिक रुकने के लिए यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन. ये ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट आप हेल्थ केयर वर्कर को दे, पर थोड़ा टाइम बाद पूरा पॉपुलेशन को आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा. देन ओनली दिस कैन गिव बेस्ट रिजल्ट. तो उसके लिए ये वैक्सीन अफोर्डेबल होना चाहिए. सो दैट इज नंबर वन थिंग कि अफोर्डेबल. कॉस्ट इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये आउट ऑफ रीच हो जाए. तो आप कुछ फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन देखें, दीज आर क्वाइट रिच, क्वाइट एक्सपेंसिव वैक्सीन. सेकेंड जो है, जो जैसे आपने बोला डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट. सो कुछ वैक्सीन है मोस्टली mRNA बेस्ड वैक्सीन, उसके लिए -70 डिग्री सेल्सियस का कोल्ड चेन स्टोरेज और कोल्ड चेन नेटवर्क जरूरी है. पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है नहीं. एंड दिस इज अनथिंकेबल फॉर कंट्री लाइक इंडिया. तो उधर हमें भरोसा रखना पड़ेगा फॉर द अदर टाइप ऑफ वैक्सीन जिसके लिए लाइक नॉर्मल टेम्परेचर वी आर यूज्ड टू 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. तो जो राइट। वैक्सीन उस टेम्परेचर रेंज में इफेक्टिव रहेगा, तो उनके ऊपर ही हमें भरोसा करना पड़ेगा. एज ऑफ नाउ व्हेन वी प्लान फॉर मास वैक्सीनेशन, हमें ये दो चीज पूरी तरह से इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. नंबर वन अफोर्डेबिलिटी, नेक्स्ट इज वैक्सीन स्टोरेज. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन स्टोरेज में वैक्सीन का कुछ गड़बड़ हो गया और फाइनली एफिकेसी नहीं ना मिले. जी। डॉक्टर देवकिशोर गुप्ता, अगला सवाल वैक्सीन से जुड़ा हुआ ही है मेरा आपके लिए कि भारत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा वैक्सीन सप्लायर है और भारत में भी वैक्सीन बनाने को लेके काफी सारे प्रयास हो रहे हैं, जबकि दूसरे देशों में भी हर देश चाहता है कि हम जल्द से जल्द सबसे बेहतर कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करें। लेकिन इसमें पेटेंट का भी एक मामला बनता है कि पेटेंट अलग-अलग लोग अपनी-अपनी वैक्सीन को कराने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस पेटेंट इश्यू को लेके खास करके कोरोना वायरस वैक्सीन जो कि महामारी के समय इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, उसकी अगर पेटेंट के अगर वो कानूनी पचड़ों में फँस जाती है या फिर उसको लेके अलग-अलग देशों में या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट उनके बढ़ने की बात आती है, तो ऐसे में आप कोरोना वायरस वैक्सीन के पेटेंट पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी पैंडेमिक सिचुएशन जो चल रहा है, अभी थोड़ा रूल्स चेंज करना ही पड़ेगा. ऑलरेडी आपने देखा कि अभी जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बोल के एक टर्म बहुत बार हम लोग सुन रहे हैं, उसका मतलब यही है कि क्लिनिकल ट्रायल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पर जो अब तक जो रिपोर्ट मिला है उसके हिसाब से ये वैक्सीन मास वैक्सीनेशन के लिए अवेलेबल कर दिया गया है. तो राइट। इमरजेंसी यूज सपोर्ट कुछ करना ही पड़ेगा. तो इधर
बहुत रेड टेपिज्म, गवर्नमेंट रूल्स इसके चक्कर में फंस जाएगा तो मास वैक्सीनेशन के लिए बहुत डिले हो जाएगा। पर एक दो चीज इधर ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें मास वैक्सीनेशन बहुत जल्दी करना है, नहीं तो जितना डिले होगा ये पैंडेमिक का कुछ ओवरऑल कुछ हेल्प नहीं होगा। ये ऐसा उतना नहीं होगा कि स्ट्रेच होने का खतरा रहेगा। बिल्कुल। तो पेटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम्म। पेटेंट के लिए ऐसे तो देखिए जो लीगल प्रोसीजर वो तो रहेगा, पर उसके लिए मैक्स ज्यादा टाइम वेस्ट होना ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड राइट। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इज ऑल दैट वी नीड एट दिस टाइम। तो आपकी क्या राय है, कौन सी वैक्सीन आपको लगता है कि सबसे ज्यादा कारगर आगे चल के हो सकती है, किसके साइड इफेक्ट्स सबसे कम हो सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें इंडियंस की, जो इंडियन का जो जेनेटिक सिस्टम है, या फिर हर एक कंट्री का अपना अलग अलग बॉडी टाइप होता है और उन फिजिक अलग अलग होती है, तो किस तरीके से आपको लगता है कि भारत में कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर हो पाएगी? देखिए अभी तो फेज 3 ट्रायल चल रहा है। मैक्सिमम जो वैक्सीन कैंडिडेट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसका फेज 3 ट्रायल्स चल रहा है। तो 100% रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। तो जी। एक चीज सबसे पहले ध्यान में रखना पड़ेगा वो है सेफ्टी। एफिकेसी के बारे में तो बहुत कुछ बातें हो रहा है, 92%, 95%। शुरू में तो इतना उम्मीद नहीं था हमें। शुरू में सिर्फ 60% एफिकेसी का उम्मीद था। उसके बाद हमने देखा कि 90 to 95% एफिकेसी रीच हो रहा है। सो दैट इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। तो उसके दैट्स वेरी गुड, वेरी एनकरेजिंग। पर उसके साथ हमें जो ध्यान में रखना पड़ेगा दैट इज सेफ्टी। mRNA वैक्सीन इज वेरी गुड, दिस इज अ वेरी नोवेल टेक्नोलॉजी, बट साथ में ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि mRNA वैक्सीन पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। Whereas आप नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन देखेंगे, लाइक ऑक्सफोर्ड, लाइक स्पुतनिक वी, दिस इज रिलेटिवली सेफ। सो दिस इज टाइम टेस्टेड। एडिनोवायरस के ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुका है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम 50 इयर्स पहले आ चुका है। सो दिस इज इजियर एंड टाइम टेस्टेड मॉडल। तो इधर एफिकेसी अच्छा है, दैट्स वेरी, इट्स अ बोनस। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसका सेफ्टी भी बहुत अच्छा है, और इसका क्लिनिकल ट्रायल भी काफी देश में चल रहा है, लाइक 11 कंट्रीज फॉर स्पुतनिक वी। एंड इसके ऊपर आपको लोकल डेमोग्राफी भी ध्यान में रखना पड़ेगा, लाइक वेदर द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड, वेदर द पॉपुलेशन कैन, वेदर द कंट्री हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब देखते हुए इफ द कंट्री कैन अफोर्ड, फाइन। mRNA वैक्सीन का कुछ लिमिटेशंस, लाइक फाइजर का काफी सारे साइड इफेक्ट्स अभी न्यूज में आ रहा है, whereas मॉडर्ना का उतना ज्यादा नहीं है। एंड बाकी non-replicating adenovirus-based vaccines, I think this is very much suitable for countries like India, keeping all practicalities in mind. So हम्म। Oxford, नहीं तो Sputnik V. So these two are very good options. And हम्म। cost-wise, Sputnik V is even cheaper than Oxford. हम्म। हम्म। It's going to be ओके। priced less. ओके। तो इसमें आपने सेफ्टी की जब बात कही और कहा कि जो mRNA वैक्सीन्स हैं वो काफी कम टेस्टेड हुई हैं ह्यूमन बॉडी पे, उसके इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा पता नहीं है अभी तक। तो ये सेफ्टी में आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि क्या जो आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स हैं, क्या आगे चल के इंसानी डीएनए में क्या कभी ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के टेस्ट जब होते हैं मेडिकल साइंस में, तो कि आरएनए बेस्ड वैक्सीन का कहीं पे ट्रायल हुआ हो और उस पे जिस एनिमल ट्रायल में या फिर ह्यूमन ट्रायल में कहीं जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज का कोई खतरा कभी दिखा हो, ऐसा कभी सामने आया? ऐसा एप्रीहेंशन है, मैं नहीं बोलूंगा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दिस इज द रीजन व्हाई वी गो फॉर सो मेनी ट्रायल्स। नहीं तो एक ट्रायल से भी काम चल सकता था। तो ऐसा नहीं होता है। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 होता है, 2 होता है, फेज 3 होता है, उसके बाद फेज 4 होता है, क्योंकि इतना कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए बिफोर वी से दिस वैक्सीन इफेक्टिव। अब वैक्सीन डेवलपमेंट का हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट 9 to 14 years इज द एवरेज टाइम कि वैक्सीन आने में, मार्केट में आने में इतना टाइम लग जाता है। और अभी कोविड वैक्सीन हार्डली 1 year। तो हम तो बहुत स्टेप्स बाईपास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेफ्टी एट एनी कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमें स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। डेटा ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ देखते हुए उसके बाद ही हम बोल पाएंगे कि mRNA वैक्सीन इट्स अ नोवेल टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए जेनेटिक मैनिपुलेशन खुद होता है, उसका लॉन्ग टर्म कुछ साइड इफेक्ट्स आता है या नहीं वो बाद में पता चलेगा। कि इतना ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स का एक ही पर्पस होता है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट को पकड़ना।
तो आप जितना ज्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, जितने ज्यादा पॉपुलेशन के ऊपर आप क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, उतने अलग ज्यादा अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। डेमोग्राफीज के साथ बिल्कुल। में। एंड लॉन्ग टर्म ट्रायल्स आपको बाद में पता चलता है, पता चलेगा मे बी आफ्टर 3-4 years, क्योंकि इतना जल्दी तो आपको शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स पता चलेगा, आपको मालूम ही नहीं क्या हो सकता है।